प्रीवियस क्लास. ओके, सो कल जो भी हमने लॉ ऑफ क्राइम्स के बारे में डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू आर बेयर एक्ट विच इज़ इंडियन पीनल कोड, मेंस्ट्रिया वगैरह और भी केस लॉज जितने आपको बताए गए थे, तो उसमें जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है उसमें बचा रह गया था आपका actus reus. So today we'll be seeing actus reus, which is a very short topic, and then you can just close off your first chapter of law of crimes. All right. As far as the other part, the rest of the time that is concerned, we are going to utilize it in a manner that will be introducing a new subject, so as to say, all right, which is law of torts, and we'll see its nature, that how it is, like what is the nature of tort, होता क्या है, ठीक है. Then we'll see its definitions कि किस तरीके से कहाँ कहाँ और कौन कौन सी जगहों पे उसे डिफाइन किया गया है. डिफाइन एज इन डिफरेंट स्कॉलर्स as well as different statutes, right. Then we'll come to essentials of torts. जैसे हमने essential of crime जब किया था कल वाली क्लास में, तो हमने पढ़ा था क्या कि menstria and actus reus, all right. बट एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट की क्या यहाँ पे मेंस्ट्रिया का कोई रोल है या ऐसे ही है या फिर सिविल है. अच्छा, एक बहुत ही मेजर डिफरेंस इससे पहले वाली क्लास में जब व्हाट इज लॉ बताया गया था, तो दिस इज ऑब्वियसली दीज आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. दिस इज रिलेटेड टू क्राइम, क्रिमिनल लॉ, and this is the part of civil law, right. I am very sure that this must be clear. Okay, and then we'll see one major question that has been, you know, it is quite debatable, so as to say, debatable as in कि law of tort कहेंगे या law of torts कहेंगे. तो दो different scholars हैं, ठीक है, सैलमन एंड विनफील्ड, जिन्होंने ये एक कहे थे कि लॉ ऑफ टॉट होता है, दूसरे कहे थे कि लॉ ऑफ टॉट्स होता है, राइट. तो उन्होंने ये डिस्कस किया था. बट देन फॉर नाउ, लाइक दिस इज द शेड्यूल ऑफ टुडेज क्लास, दैट हाउ विल बी कंडक्टिंग दिस 1.5 hour that I have with you, right. So let's begin with completing the actus reus. जब दो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बताए गए थे, ठीक है, जो दो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके लिए जो होने के लिए, क्राइम कोई कमिट होने के लिए जो दो एलिमेंट्स काफी जरूरी हैं, दैट वन ऑफ देम वाज मेंस्ट्रिया, द अदर वन वाज एक्टस रियस. एक्टस रियस हमें करना कल बाकी रह गया था. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच राइट नाउ. ओके, सो अगेन एज द नेम सजेस्ट, ऐसा ऊटपटांग नाम लैटिन टर्म से ही लिया जा सकता है. क्यों लिया जा सकता है ये 50 बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि रोमानो जर्मानिक फैमिली से है, ठीक है. तो टर्म कौन से यूज हुए हैं वो भी याद करना हमें बहुत ज़रूरी है. या तो ग्रीक होते हैं या तो लैटिन होते हैं. यूजुअली लैटिन होते हैं बिकॉज इट्स द ओल्डेस्ट लैंग्वेज. एंड रोमानो जर्मानिक फैमिली ऑफ लॉ, रोमानो जर्मानिक लीगल सिस्टम हैज़ बीन द ओल्डेस्ट लॉ, राइट. सो दिस इज वन थिंग. नाउ देयर इज दिस स्कॉलर कॉल्ड केनी. केनी सेबेस्टियन नहीं, कॉमिक वो नहीं, केनी है, ठीक है. ही सेज दैट एक्टस रियस इज सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट व्हिच द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट, ठीक है. कोई भी ऐसा एक्ट है जिसको लॉ क्या करता हो, प्रिवेंट करने का प्रयास करता हो. जैसे मर्डर, लॉ नहीं चाहेगा कि भैया स्टेट लॉ, क्योंकि स्टेट बनाता है, स्टेट के ऊपर दायित्व आएगा. अब स्टेट ये थोड़ी चाहेगा कि भैया किलिंग्स होती ही रहें, मरते मराते रहें लोग, हैं, रेप होते रहें, चोरियां होती रहें. तो क्योंकि वाई, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन स्टेट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन गवर्नमेंट एज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, राइट. So what we have here, that Kenny says that any act which the law seeks to prevent, which the law aims to prevent, ठीक है, तो वो एक्ट को हम एक्टस रियस मानेंगे. ऑल्सो कल जब हमने बात की थी, ठीक है, तो कल क्या बताया था, एक छोटी छोटी सी चीज थी, वो ये था कि जो मेंस्ट्रिया होता है ना,
उसका कॉन्सिक्वेंस होता है आपका एक्टस रियस, राइट। तो मेंस्ट्रिया का कॉन्सिक्वेंस ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा एक्ट है, कोई भी रैंडम एक्ट है वो हो रहा है तो उसको हम एक्टस रियस मान लेंगे। उसके पीछे एक गिल्टी माइंड होना चाहिए, कोई इंटेंशन होना चाहिए, कोई मोटिव होना चाहिए कि नहीं हमको इस फलाना फलाना आदमी को मारना है, ठीक है। उसके बाद हम मारने के वो जो हमारा प्लान है उसके ऊपर हम उसको आगे ले जाएंगे, उसको अग्रसर करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, वो एक्टस रियस का फॉर्म लेगा। तो एक तरह से मेंस्ट्रिया का जो कॉन्सिक्वेंस है ना, एक गिल्टी माइंड का जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो इफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं एक्टस रियस, राइट। अच्छा, अब ये सिर्फ एक्ट नहीं है, ठीक है, जैसा कि बहुत सारे डेफिनेशंस में, क्योंकि अब इतना बड़ा डिवीजन है मेंस्ट्रिया एक्टस रियस का, तो मेंस्ट्रिया को हम मान लेते हैं मेंटल एलिमेंट और एक्ट को हम मान लेते हैं जो भी किया गया हो, ठीक है। एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स, it includes acts and omissions also। कोई चीज ना भी, omission मतलब कोई चीज करना था आपको, कोई चीज आपकी दायित्व थी और आपने उसको करने से क्या किया है, रोक लिया है, ठीक है। यू हैवंट डन इट, यू हैव abstained from doing it, also useful in your vocabulary। किसी चीज को ना करना, abstained, you have refrained from doing it, ठीक है। so you have not done it, okay। so act here in actus reus, this is an umbrella term, it includes acts also, it includes the omissions also, the duty that you were required to do in first place, right। now the other thing is that requirement of actus reus, it varies। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 378, जैसे ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी के अंदर थेफ्ट का अगर हम लें, जो कि 378 में आपका दिया हुआ है, तो उसमें क्या है कि मेंस्ट्रिया का पार्ट तो ये है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, ठीक है, टू टेक दैट स्टोलन प्रॉपर्टी, टू टेक दैट पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी अवे। एक्टस रियस क्या है, व्हेन यू एक्चुअली टेक इट, डिस्प्लेस द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, ओके। तो यहाँ पे जो कंसेंट लेने वाला पार्ट है ना, कंसेंट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज यू नो इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द स्टैट्यूट, बट इम्प्लाइडली बहुत सारे स्कॉलर्स और उन्होंने मतलब जूरिस्ट ने और कई क्या सारे केस लॉज में भी उसे व्हाट डू वी कॉल इट, एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, राइट। बट कंसेंट लेना is to seek permission, to ask permission is a verb, you have to do it, so you abstain from doing such, you abstain from taking such consent। आप पूछते नहीं हो बिना बताए और आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट ही रहता है उठा के। अब भाई, अब अगर मान लो नेसेसिटी का केस आ गया कि नो नो इन द एब्सेंस ऑफ समबडी एंड समवन नीडेड वाटर, तो आपने उठा के दे दिया और वापस वहां पे रख दिया, वुड दैट अकाउंट फॉर थेफ्ट? नो, ऑलराइट। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे नहीं लिया आता है। However, so consent seeking and actually moving that, displacing that property amounts to the actus reus part in theft, if we see it in murder, or if we see it in rape, or if we see it in stalking, okay। 14 seconds तक stare करना किसी भी random लड़की को, right। तो स्टेयरिंग यहाँ पे जो क्रिया है, जो एक्टस रियस है, दैट इज स्टेयरिंग। अब आपका पर्पस क्या है, हो सकता है आप इसलिए स्टेयर कर रहे हो कि भैया नहीं ओहो इसका तो तबीयत ही खराब लग रहा है, ये अभी शायद आगे जाके गिरेगी, या फिर आप इसलिए स्टेयर कर रहे हो कि देयर इज नो लाइट ऑन द स्ट्रीट एंड द गर्ल माइट बी threatened, or there are apprehensions that she might be teased or something, so you are watching for the safety purposes। but the mens rea is again a very crucial thing to prove in the court of law। However, when you talk about actus reus यहाँ पे बस ये अमाउंट करेगा 354D स्टॉकिंग में कि आप किसी को घूर के देख रहे हैं। इंटेंशन वो खुद डिसाइड कर लेगी लड़की, वैसे स्मार्ट होती हैं, रिपोर्ट नहीं करती हैं, बस ये गलती है, ठीक है। तो इंक्लूड्स एक्ट ओमिशंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कि एक्सेप्शंस टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंस रिया।
अच्छा, तो एक्टर्स रियस का थेफ्ट और ये जो 378 थेफ्ट का और 354 डी, ओ जीसस, थ्री फिफ्टी फोर डी स्टॉकिंग का, इसमें जो ये जो बातें हैं ना, वो इसका मतलब ये कहने का तात्पर्य, ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि जो एक्टर्स रियस है वो प्लेस, टाइम और ऑफेंस, कि ऑफेंस का नेचर क्या है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट है, अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, अगेंस्ट और भी जितने भी अगेंस्ट हैं 2300 चैप्टर में हैं वो सारे हैं. तो actus reus becomes a subjective thing subject to these three factors, which is place, time and your nature of offense, the kind of offense that is committed, that has happened, right? This is it as far as actus reus is concerned. So here we, like, if you want to take any notes you can, okay, otherwise it's just a conceptual thing that you need to understand for the upcoming classes, right? And in future if you ever get to read any offense, this is how you divide elements of crime. divide करने का मतलब यही था कि जब भी आप कोई वो पढ़ें, क्या पढ़ें, कोई क्राइम पढ़ें, तो उसको मेंस रिया और एक्टस रियस के बीच में उसका ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट, ये दोनों चीज़ें पहचाने, और जब आप ये दोनों चीज़ें अलग अलग पहचान लेंगे तो आप प्रिंसिपल बेस्ड और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो उसको आप इम्प्लाई कर पाएंगे, आप सही ऑप्शंस करेक्ट टिक कर पाएंगे. और क्या, ये दोनों combined, when you distinguish between these two elements, what happens is it is called in ingredients of crime. You might be knowing this. This is how we take it, okay? If this is clear and you have no question at all, I would like to begin with the second session that I am planning to introduce today, which is law of tort. So please comment if this is clear. And कल वाला फर्स्ट चैप्टर जो है वो हो चुका है ऑलरेडी, है मेंस रिया, एक्टस रिया, कोई ऑप्शन नहीं है, कल वाले भी क्लासेस से कोई डाउट्स नहीं है. So should I start with torts if the council takes permission to start with law of torts? ये तो कोई कमेंट ही नहीं आ रहे हैं यार, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है मेरे को यहाँ पे, क्या करूँ? पूछा तो अभी वही तो अनाउंस किया कि 5 मिनट का ब्रेक दे दूं क्या, उसके बाद टॉट्स की जस्ट इन केस अगर हो तो लेट मी नो गाइज, ओके? और ना हो तो आई विल बिगिन विद टॉट्स. आया क्या, कमेंट आया? मैम एक्टर्स रियल्स का एग्जाम्पल दीजिए. एक्टर्स रियल्स का एग्जाम्पल तो अभी क्या दिया था 378 में, सेक्शन 378 ये लॉ अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आता है थेफ्ट.
ठीक है, anyone, any person dishonestly किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट कंसेंट डिस्प्लेस करता है तो such person is said to commit theft, right? Now if you see this section, okay, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी आदमी, चलो ठीक है ये तो नॉर्मल बात होगी कि कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए हमें एक पर्सन चाहिए ही चाहिए, राइट? डिसऑनेस्टली मतलब इंटेंशन उसका गलत है, मतलब ये मेंसरिया वाली चीज आ गई। Here we have mens rea, the guilty mind, कि you want to steal that property, you want to take it away, you want to create some wrongful gain or wrongful loss to another person. wrongful loss और wrongful gain भी हमने कल डिस्कस किया था सेक्शन 23 में, ठीक है? तो a movable property it is given under section 22. If you want you can go and give it a look. This is dishonestly is given in section 24, ठीक है? उसका बाद आपका ये आता है section 22, right? Without consent of that said person जिसको प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, तो विदाउट कंसेंट जो ये जो कंसेंट सीकिंग वाला पार्ट है ना आपका, दिस थिंग, दिस फॉल्स इन एक्टस रियस, ठीक है? आपको कंसेंट लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया है, तो एक तरह से ये ऑमिशन हुआ, जो आपने अनलॉफुल ऑमिशन किया है। वैसे तो बहुत सारी चीजें प्रिवेंट ही करता है लॉ, बट कुछ कुछ चीजें लॉ बताता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, वो आपने अगर ऑमिट कर दिया है देन दैट अमाउंट्स टू एक्टस रियस एज वेल। जो भी वर्क वाला पार्ट है, एक्शन वाला पार्ट है, वेयर यू डू और यू डू नॉट डू समथिंग, that amounts to actus reus under any offense. This particular section, like with the example of this particular section I explained, I hope it is clear now, or should I take some more examples of other offenses as well? Please let me know. Are there any comments abhi? Any more comments? If I'm audible, you guys, hello, should I take some more examples? Let me know. अगर ये मतलब ये पिछली क्लास में I have no आपत्ति in giving it another read. The concept should be clear to you people. That is why I'm here for. हाँ, तो कैसे यहाँ पे ऑन कैसे होगा माइक? हाउ डू आई स्विच इट ऑन? वही तो, हाँ तो ये वही रखा कीजिए, लाइक दिस इज व्हाट। हाँ आई थिंक सो।
हाँ हाँ ठीक है. हेलो यस कैन यू सी इज इट विजिबल just near the text button you have this voice mic sort of thing, all right, so make sure that you switch it on. Make sure you switch it on and let's make it an interactive class. Tell me please, guide me because I can teach only on your lines, all right. If you know the topic, if you are well versed with it, I should, you know. हाँ हाँ वही तो. Guys speak something, don't it's very see it there is this camera right in front of me, there is this screen ऊपर, ठीक है, and it is very difficult for me to go and seek, so I really want that you guys should speak and it is audible to me. ऐसा बोलोगे तो समझ में आएगा, बोल दो. No doubt ma'am, continue. All right, and what about the actors rehearse example, is it clear abhi as of now? Yes ma'am. So and Yes. thank you so much. If you guys were there in the previous class, okay, तो मेंस्ट्री और एक्टर्स रियस था. अभी क्या और ऑफेंसेस के एग्जांपल लूं या टॉट स्टार्ट करें हम, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ऑफ लॉ ऑफ क्राइम्स जहां एलिमेंट्स ऑफ क्राइम्स हैं कल जो हमने डिस्कस किया था मेंस्ट्रिया और एक्टर्स रियस, that has been elaborately told to you by case laws, by different sections कि आईपीसी में कहाँ कहाँ मेंस्ट्रिया है, 33, 52, सेक्शन 39 वॉलंटरली है, उसमें और भी चीजें थी हमने डिस्कस की. सो इफ इट इज क्लियर आई शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स. Yes, we'll start taught ma'am. ओके ओके थैंक यू सो मच गाइस. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है, जो सबसे पहली क्लास थी उसके हिसाब से होता है एक सिविल रॉन्ग, ठीक है. व्हाट इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिविल रॉन्ग. अंतर क्या है? अंतर अभी बताते हैं. जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है स्टेट प्रोहिबिट करती है कि पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. ऐसा होगा कि भैया आपको जुर्माना देना पड़ेगा अदरवाइज. बट हियर जिस भी रूम में हूं मैं, शूट कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, दैट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो इफ आई स्टार्ट स्मोकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, राइट, इफ आई जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, दैट विल बी टॉर्ट्स, दैट विल बी सिविल रॉन्ग. क्यों? क्योंकि किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में आके हम स्मोक करना स्टार्ट. अब कोई क्या पता यहाँ पे किसी को अस्थमा हो रखा हो, कोई एलर्जिक टू स्मोक हो, या और भी चीजें हो, या फिर नहीं भी हो, अगर राइट एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी इंफ्रिंजमेंट होती है तो वो होता है टॉर्ट. सो दिस लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ubi jus ibi remedium. मतलब ये वाला तो याद कर ही लेना, ठीक है. क्यों? क्योंकि अभी लिमिटेशन होगा, सीपीसी होगा, आगे भी लॉ फैक्ट में आने के बाद, ठीक है, या किसी भी लॉ कॉलेज में जाने के बाद, लॉ स्कूल में जाने के बाद, यू विल, दिस इज लाइक यू नो द मूल धर्म कि जहां पे भी यू नो वेर एवर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी. कहीं भी अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो वहां पे रेमेडी भी पक्का होगी. क्यों होगी रेमेडी? किस पर्पस के लिए? जस्ट इन केस वो राइट इन्फ्रिंज हुआ तो, ठीक है, उस राइट का वॉयलेशन अगर हो, उस राइट का इन्फ्रिंजमेंट अगर हो किसी के भी एक्ट से, ठीक है, तो उसके लिए हम रेमेडी तैयार करेंगे, राइट. तो इसी तरह के प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स. और ये सारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्राइम नहीं होते हैं, कोई इस तरह का वो नहीं है, अच्छा ये पब्लिक में जाके करूं मैं तो वो स्टेट की तरफ से क्राइम होगा, बट यहाँ अगर मैं स्मोक करना स्टार्ट कर दूं है तो वो हो जाएगा सिविल रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ समबडी.
there is, I don't know that if I should smoke here or not, or this amounts to thoughts. ठीक है, I hope that is clear. Coming on to how did it evolve, थोड़ा सा history. तो वो ना nature of thoughts को समझने में मदद करेगा. If you were there since the beginning of this class, the things that we'll be dealing today with in the law of thoughts is उसका nature, उसकी definitions और essentials of law of thoughts. और उसके बाद समय अगर बचा, ठीक है, तो thought और thoughts के बीच में, मतलब law of thought होता है या law of thoughts होता है, वो हम discuss करेंगे, right? ठीक है, तो इसका evolution कैसा हुआ law of thought का, कि भाजपा मेरी माँ, ठीक है, उसी तरह कॉमन लॉ जो है, कॉमन लॉ सिस्टम जो है, वो टॉट्स की माँ है. यहाँ से जो है हमारा व्हाट डू वी कॉल, यहाँ से वी गेट टॉट्स. ठीक है, अब क्या हुआ कि भैया आए दिन ब्रिटेन में एकदम खलबली मची हुई थी. ठीक है, आए दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी के राइट इन्फ्रिंज हो रहे थे. ठीक है, और इंग्लैंड है, इंडिया जैसा तो है नहीं कि ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, हमारा गमला फोड़ के चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, बनवाना पड़ेंगे, 4 गाली दे के एकदम संतुष्टि मिल जाए दिल को. नहीं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इस चीज़ के लिए सूट फाइल कर देते हैं कि ये बताओ, ये जो है भैंस चरा रहा था, गाय चरा रहा था, आके हमारे जो है घास खा गई थोड़ा सा आगे, तो ये तो गलत हो गया, ये कौन सी बात है ना. तो इन सब चीज़ों के लिए केसेस होते थे वहाँ पे. तो कॉमन लॉ सिस्टम में क्या हुआ कि फिर जब ये होने लगे और एक बार कोई इंसिडेंट हो गया, उसी से सिमिलर इंसिडेंट आएगा, तो पहले वाले इंसिडेंट का जो डिसीजन रहा था वही एप्लीकेबल होके चला जाएगा. तो ये जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं जो एज अ लॉ एप्लीकेबल होते हैं, मतलब कहीं स्टैट्यूट में स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, राइट, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा ऐसे कि इंडियन पीनल कोड में चोरी जो है इस सेक्शन के अंदर जो है इसको क्राइम माना गया है, इसका पनिशमेंट यहाँ ये फला फला होगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज लाइक कि वंस इट वाज डिसाइडेड इन एशबी वर्सेस वाइट कि भैया इंजरी अगर हुई है तो उसका जो है आपको कंपनसेशन भरना पड़ेगा, राइट. तो दिस इज व्हाट दिस इज हाउ इट कम्स इनटू पिक्चर. लॉ ऑफ थॉट जो है धीरे धीरे इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ. करते करते अब आदमी तो है ही आदमी, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो वो सोसाइटी में, समाज में रह के अगर बकचोदियां नहीं किया, ठीक है, तो फिर वो काफी उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, राइट. तो उसके लिए क्या होगा कि नए नए प्रेसिडेंट्स इवॉल्व होते गए, नए नए तरीके आते गए कि क्या क्या टॉट्स है, जैसे न्यूसेंस, जैसे नेग्लिजेंस, जैसे आपका ट्रेसपास, या फिर कोई भी राइट अगर एग्जिस्ट करता हो और उसके बाद वो क्या हो, वो मतलब इन्फ्रिंज कर दिया गया, वायलेट कर दिया गया किसी भी मीन्स के तहत. ओके, समथिंग एज सिंपल एज यू गो एंड बाय सम फूड एट अ रेस्टोरेंट, राइट, एंड देन वहाँ पे उसमें निकल गया कुछ ऐसा कीड़ा वीड़ा, मक्खी मच्छर, हम लोग इग्नोर कर देते हैं. इंग्लैंड में इग्नोर नहीं करते लोग, इसीलिए लॉ ऑफ थॉट्स है. विद दिस वी कम टू द सेकेंड टॉपिक, जो कि बहुत ब्रीफ है, कि कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं कि इंडिया में लॉ ऑफ थॉट्स उतना इवॉल्व क्यों नहीं हो पाया है. ठीक है, हालांकि कॉमन लॉ सिस्टम इज द सेकेंड मोस्ट एंशिएंट लीगल सिस्टम दैट हैज एग्जिस्टेड आफ्टर रोमानो जर्मैनिक. उसके बावजूद भी, और भैया 200 साल तो ये यहाँ पे राज करके गए हैं, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कैसे नहीं कॉमन लॉ, मतलब लॉ ऑफ थॉट्स यहाँ पे इतना इवॉल्व क्यों नहीं है. ठीक है, तो इसलिए नहीं है. आई विल जस्ट रीड इट आउट टू यू गाइज. कहाँ गया. Okay, several causes are, one is uncertainty of law, ठीक है, because law is not certain about this thing. Lack of political consciousness, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए तो डेमोक्रेसी है. Illiteracy, poverty and expensive and dilatory judicial system, ठीक है. तो as an law aspirant, as a law professional and as advocates और भी हम लोग जो हैं, ठीक है, हम लोग को ये सबसे ज़्यादा अब ऐसा है कि लॉ की फील्ड से ही हैं, तो लॉ की थोड़ी ऐसी तैसी करेंगे, है ना. तो हम ज़्यादा फोकस रखते हैं किस पे, कि जो एक्सपेंसिव जुडिशियल प्रोसेस होता है
उसको अवॉइड करने के लिए लोग, इनफैक्ट इंडियन राइटर्स ये लिखे हैं कि इंडिया में दया भावना इतनी ज़्यादा है और इतनी अच्छी है कि लोग माफ़ कर देते हैं rather than going for filing a suit. Okay, so this is how it is in the present context. If permission be, I would like to move forward. बोल लो. Okay, thank you so much. Right, so where was I? तो अचानक से erase करने से पहले ना मेरे को एक बार I should take a look. Okay, so I was on the how did it evolve, right? तो evolution के बाद हम आते हैं इसके nature पे. नेचर क्या है? सिविल है. आम शब्दों में छोटा छोटा अगर देखा जाए तो सिविल है, राइट. और भी बाकी सारी चीजें कि भैया अगर सिविल नेचर का होगा, कोई क्राइम नहीं होगा, तो कोई सैंक्शन, पनिशमेंट, डेथ वेथ, इम्प्रिजनमेंट वगैरह चीजें, इस तरह की चीजें अवॉइड की जाएंगी. क्या होगा? या तो उस चीज को रेक्टिफाई करने का, अब आपके गार्डन में कोई घुस आया और किसी का कुत्ता ही घुस आया और उसने जो है मस्त घास वास उखाड़ के फेंक दिया है, फूल उल जो मस्त आपने उगाए थे कि भैया मम्मी को गिफ्ट देंगे या गर्लफ्रेंड को उठा के तोड़ेंगे या टीचर को ले जाके देंगे, ये सब का अगर था कुछ प्लान, और इन सारे प्लान तहस नहस हो गए हैं डॉगी की वजह से. सो यू कैन sue द डॉगी का मालिक. बट या फिर अगर आप स्यू कर दिए तो रेमेडी किस प्रकार की होगी, ये क्वेश्चन उठता है. या तो जितने का आपका नुकसान हुआ है वो चीजें आपको वापस मिले, ठीक है. जिसको हम कहते हैं डैमेजेस. डैमेज मतलब क्या होता है? डैमेज मतलब नुकसान, क्षति, राइट. हिंदी में क्षति, राइट. तो डैमेजेस मतलब ये नहीं होता है बहुत सारे डैमेजेस, ठीक है. अब अभी क्लियर कर लो, बाद में जाके फैकल्टी में ऐसे नाक वाक मत कटवाना, है ना. तो डैमेजेस मतलब ये होता है कि द कॉम्पनसेशन दैट इज गिवन फॉर द डैमेज दैट हैज अकर्ड, फॉर द इंजरी दैट हैज अकर्ड, the kind of payment and compensation in a way that you give is called damages, right. and या फिर क्या होता है? injunction होता है एक तरीका. अब ये permanent भी हो सकता है. ये वही फर्स्ट क्लास में जो मैंने हाउस वाला वो लिया था कि भैया आप एक जमीन ओन करते हो जो कि आपके सुंदर से घर के बगल में है, राइट. और यहाँ पे आपने कहा कि भैया कोई बात नहीं, फला फला लोग फैक्ट्री लगा सकते हैं. अरे ये दिल्ली का बहुत कॉमन एग्जांपल है, हो सकता है. ये जो टावर ओवर लगाना लोग अलाउ कर देते हैं अपने घरों में या घरों की छत पे, तो उनको रेंट आते हैं, वो तो रेंट ले लेते हैं, बट उससे काफी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं. सो इफ दे वांट टू रिमूव दोज टावर्स, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन ईदर रिक्वेस्ट द पर्सन हु हैज एस्टैब्लिश्ड द टावर. अगर वो नहीं मानता है तो फिर यू कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क कि भैया इसको हटवाइए, ये इंजंक्शन दिलवाइए, टेम्पररी या फिर परमानेंट ही हटा दीजिए, राइट. नेचर की जहाँ तक बात करें, ठीक है, सिविल रॉन्ग है, ये अभी तक पता चली गया होगा. रेमेडीज कुछ इस प्रकार की मिलती हैं, तो मतलब इतना कुछ भारी वो नहीं होता है. इसका बस ये है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी पे बेस्ड है. यानी कि भैया अगर कोई राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो अगर इन्फ्रिंज हो गया, वायलेट हो गया, there is this very famous case, and when we'll see that in detail when we have when we see the injurious sign, damnum and damnum sign, the kinds of tort, the types of torts. Okay, तो ये दो बेसिक वो हैं. तो उसमें एक केस है एशबी वर्सेस वाइट करके, उसमें जो है मात्र ₹1, सिर्फ ₹1 जो है नॉमिनल डैमेजेस भरने को कहा गया था. क्यों? क्योंकि उसको वोटिंग राइट्स छीन ली गई थी, राइट. देयर वाज दिस पर्सन, ठीक है, वो गया वोट देने और उसको जो है कहा गया कि नहीं हट तुम वोट नहीं दोगे, ठीक है. तो इसके लिए वो सूट करने चला गया और उसके बाद उसको ₹1 वापस मिला, जस्ट टू एस्टैब्लिश द लॉ कि भैया उसका राइट था, तुमने नहीं कर दिया, कुछ नुकसान नहीं हुआ, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है, बट इंजरी हुई, राइट. राइट. जो मेजर चीजें हैं, जो टॉप चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, ये शायद आप लोगों से भी बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग, पता ही होगा कि लैटिन वर्ड से उठाया हुआ चीजें.
लैटिन वर्ड कौन सा है? टॉटम है। ओह माय गुडनेस, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स क्रूड, ट्विस्टेड, नॉट स्ट्रेट, wrong, right? This is what it means. And ओके, एक और चीज बात, ये जितना भी चीजें हैं ना, अभी से बता दें या डेफिनेशन जब देखेंगे तब बताएं? अभी से थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ये जितनी भी चीजें होती हैं वो है आपका, इट इज नॉट दैट कि हवा में है कि एक बार सिर्फ प्रेसिडेंट पे, इट इज अ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, ऑलराइट? द लॉ आइडेंटिफाइज दोज ड्यूटी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भैया हम कैसे किसी रेस्टोरेंट वाले को बोल सकते हैं, ठीक है? वो जो इंडिया में एक मेजर रीजन वाई द टॉर्ट्स वाज नॉट यू नो वेरी प्रिवलेंट और इट इज नॉट वेरी मच एग्जिस्टेंट, one major reason was कि political unconsciousness, ठीक है? political lack of political consciousness, right? and the other thing is uncertainty of law. वहाँ पे एक बार ऐसा हो गया, वही चीज दोबारा अगर similar cases आते तो वैसे ही लागू होंगी, that is one thing. The other thing is that you don't need any specific those duties कि भैया ऐसी ड्यूटी थी, होनी चाहिए, ये लॉ खुद रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है। विनफील्ड की डेफिनेशन में हम देखेंगे इसको। आइए देखते हैं डेफिनेशंस क्या क्या हैं डिफरेंट स्कॉलर्स द्वारा, राइट? विनफील्ड तो आएगा ही आएगा। Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages, ठीक है? मतलब जो tortious liability होती है, ये this is what he states and this is what I have read out. Okay, the quoted definition is tortious liability arises from the breach of duty. Okay, tortious liability कैसे arise होती है? breach of duty की वजह से, ठीक है? कैसी breach of duty? ऐसी ड्यूटी, ये जो ड्यूटी होगी, कहाँ गई? ये जो हमारी ड्यूटी है, that has to be fixed by law. इसमें से एक भी वर्ड मैंने खुद का नहीं जोड़ा, I'm just breaking down the definition for you guys so that you are, it is easier for you to understand, right? This duty is towards, अब ये ड्यूटी तो fixed by law होगी, that is one thing. Okay, another thing about this one is that this duty किसके प्रति होगी? Towards persons generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. और ये जो ब्रीच है हमारा, इसको हम कैसे रिड्रेस करेंगे, इसको एड्रेस करेंगे, इसका रेमेडी क्या होगा? राइट, अच्छा अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। हमको पता है कि आधे लोगों को आधी बात समझ में नहीं आई है, ठीक है, बट सब किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा, ठीक है? इफ आई जस्ट ब्रेक इट डाउन एंड आई विल मेक इट सिंपलर फॉर यू गाइस,
let अच्छा, if some color is not visible let me know, okay, because ब्लैक एंड वाइट लॉ पढ़ने के बाद ब्लैक एंड वाइट जब आपके जीवन में एकदम बस जाता है तो यही एक जगह है जहाँ पे आप अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं, योर बुक्स एंड कॉपीज, ओके. सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम. इफ सम कलर इज नॉट विजिबल ऑन स्क्रीन डू लेट मी नो इट, ओके. अच्छा, तो टॉर्चेस लाइबिलिटी, टॉर्च से कोई भी अगर कोई आदमी पर्सन कोई टॉर्ट फीजर होगा, एक और वर्ड नोट कर लो यहाँ पे, टॉर्ट फीजर मतलब वो आदमी जो टॉर्ट करता है. जैसे सपोज कोई क्राइम होता है तो उसमें हम कहते हैं अक्यूज्ड, उसी तरह से या फिर उसी तरह से जब कोई टॉर्ट करता है, कोई टॉर्ट कमिट होता है तो जो पर्सन ब्लेम्ड है उसको हम कहेंगे टॉर्ट फीजर, ओके. तो जो टॉर्ट फीजर है अगर उसने कुछ टॉर्शियस एक्शंस किए हैं तो टॉर्शियस लाइबिलिटी कब अराइज होगी, कब कहेंगे, इट अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ किस काहे चीज के भैया, किस चीज का ब्रीच, ड्यूटी. कौन सी ड्यूटी, जो फिक्स्ड बाय लॉ थी. कौन सी ड्यूटी, जो टुवर्ड्स पर्सन थी, ठीक है. और ये जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाएगा तो इसका जो ब्रीच हुआ है ना, ये जो धोखाधड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम एड्रेस करेंगे बाय एक्शंस फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, राइट. अब ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से सुन लो. डैमेजेस मतलब हमें पता है क्या होता है. डैमेजेस मतलब क्लियर, मतलब ये आपके कॉम्पनसेशन, राइट. डैमेजेस इज कॉम्पनसेशन, वी नो ऑफ दैट. अनलिक्विडेटेड इज, अब जैसे मान लीजिए आपका हुआ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दो लोग हम और आप बैठे, हमने सोचा ये होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसका कर दिया आपने ब्रीच, ठीक है. तो उसमें जब हम टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स, जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के, तो उसमें हम ये भी डिसाइड करेंगे अगर तुम ब्रीच कर दिए तो ऐसा ऐसा होगा और ये तुमको इतना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है. और अगर हम कर दिए तो हम ये कर देंगे कि तुमको इतना सैंक्शन दे देंगे और इतने पे बात खत्म होगी, ठीक है. अब उस ब्रीच पे ब्रीच होगा तो कोर्ट की बात है, ठीक है. तो ये चीज है. बट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेट दोज डैमेजेस, वो जब डिसाइड हो जाता है कोई चीज तो हम उसको कहते हैं लिक्विडेटेड, ठीक है. जब वो अनडिसाइडेड रहता है, अनसर्टेन, क्योंकि किसी को पता थोड़ी था यार कि मेरे जिंजर बियर के एल में वो क्या कहते हैं, क्या आया था, स्नेल आ जाएगा. डॉनर वर्सेस स्टीवेंसन, दैट इज द केस अबाउट नेग्लिजेंस का, कि देयर वाज दिस वुमन, देयर वाज दिस लेडी डॉनर, ठीक है. वो गई एक उस पे, उसने खरीदा एक मस्त जिंजर बियर जब वो आधा पूरा पी चुकी थी तब उसमें उसको नीचे अंदर उसके बॉटम में उसे दिखा एक सड़ा हुआ स्नेल, ठीक है, वो जो टोपी पहन के घूमता है, राइट. तो वो मिला तो अब उसने स्यू कर दिया, हालांकि उसको इंजरी कुछ नहीं हुई थी, उसको डैमेजेस मतलब एज सच कुछ उसको नुकसान नहीं हुआ था, हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा था उसके, राइट. बट उसका राइट है ना कि उसको साफ सुंदर बढ़िया बियर मिले और उसमें मिल गया सड़ा हुआ स्नेल, तो उसने उस चीज के लिए स्यू किया था, उसको कॉम्पनसेशन में मिले थे. क्यों, क्योंकि द पर्सन जिसने रखा था, चलो ठीक है रिटेलर की बात है, कंपनी की बात है, तुम करोगे, बट तुमने रखा था तो तुमको देखना तो चाहिए था कि बोतलें कब से रखी हुई हैं, कब सड़ गई, और वो भी ग्लास बॉटल है, देख सकते हो आर पार मस्त है. तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए सर्व करने से पहले स्पेशली, राइट. सो अब किसी को पता थोड़ी होता है कि हम जाएंगे मस्त किसी दिन बियर खरीदने किसी रेस्टोरेंट में खाने और ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी. So those damages are uncertain. What are they? They are uncertain. They are not decided. तो जब कोई विवाद होता है तो वो जाता है आदमी कोर्ट के पास और वहां पे फिर आप डिसाइड करते हो कि हाँ भैया ये हुआ, ये हुआ. अब कोर्ट डिसाइड करेगी ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का अमाउंट कितना होगा, right. So this is what Winfield talks about कि any tortious liability that arises from breach of duty, duty कौन सी, जो fixed by law हो और towards persons हो, वो breach जब breach हो ही गया है तो वो कैसे address किया जाएगा, unliquidated damages द्वारा, ठीक है. अब जो मैंने बताया है कि remedies क्या क्या होती हैं, right. तो अब जब वो पता चली गया तो इसमें कुछ कमी लग रही होगी. कमी क्या लग रही होगी कि सिर्फ डैमेजेस की बात की है विनफील्ड चाचा ने हमारे, उन्होंने इंजंक्शंस को कहीं पिक्चर में लिया ही नहीं है. तो जब उन्होंने इंजंक्शंस को कहीं पिक्चर में लिया ही नहीं है तो फिर यहीं इनकी
डेफिनेशन आज भी थोड़ी बहुत रेलिवेंट है, बट like he is the only scholar who could define it this way in a very specific manner, but still इसका criticism भी होता है. क्यों? क्योंकि जो redressable चीजें हैं, जो remedies हैं, वो unliquidated damages के अलावा और भी बहुत ज़्यादा extend हुई है और वो विनफील्ड ने हमारे cover की नहीं थी. आते हैं second scholar पे जो है, is it clear? हाँ क्या आया? Bilateral judiciary डायलेट करना, ठीक है. अच्छा, डायलेटरल जुडिशरी सिस्टम मतलब कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है. प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट, ओके, दे एक्सपैंड एंड डायलेट. तो बहुत यू नो व्हाट डू वी कॉल इट, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि वो एक्सपेंशन को होता है या डायलेशन का होता है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. कैन आई हैव माय फोन प्लीज? डायलेट या तो कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं या तो उसको कहते हैं. किसी के पास और भी गूगल हो तो हमसे पहले अगर वो करके बता दे अच्छा रहेगा. डायलेटेड मीनिंग, ओके, टू मेक समथिंग लार्जर. डायलेट मतलब एक्सपैंड करना. कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट, हाँ. तो डायलेट इज की बहुत इतना ज्यादा वास्ट जुडिशियल सिस्टम है, इतने ज्यादा वास्ट जुडिशियल प्रोसीजर्स हैं कि उसमें आदमी ना वो नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, you know, you can't find loops and you can't find easy ways कि भैया तुरंत आप गए सूट हुआ. nobody is going to entertain it also. like there are bars, no, कि कहाँ कितने कितने पैसा का, मतलब कोई आपको वकील भी नहीं मिलेगा इस चीज के लिए कि ये क्या है कि 500 रुपए का खाना उसके बाद हम इतना बढ़िया प्लीडिंग वीडिंग ले जाके कोर्ट में दें. तो इतना एक्सपैंडेड सिस्टम है, इतनी सारी चीजें हैं कवर करने को, दैट tort doesn't get space in such large judicial arena, I would say. So that is what dilatory was, a metaphorical thing. It is nothing legal, so as to say. It's just vocab stuff, right? So if this is clear, should I swipe it out? और भी कुछ है क्या? नहीं, उसके आगे और कुछ है नहीं. ठीक है. So we come to Salmon, the other person. How does Salmon tells it? Salmon क्या कहते हैं देख लेते हैं. He says it is a civil wrong, ठीक है भैया, for which the remedy is a common law action for unliquidated damages. Okay. And अच्छा, ये कुछ और, मतलब इनको यहाँ तक लगा कि ये तो हम विनफील्ड का कॉपी कर रहे हैं. बाद में इन्होंने सोचा कि कुछ आगे एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा अगर अपनी डेफिनेशन और अपना नाम बच्चों को ऐसे याद करवाना है तो. ठीक है, तो इन्होंने क्या एक्स्ट्रा जोड़ा है, and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligations. Okay, तो इन्होंने बस एक चीज कही है कि भैया ये तो सिविल रॉन्ग तो है. क्या है पहली चीज? इट इज अ सिविल रॉन्ग. दूसरी चीज ये क्या कह रहे हैं, कॉमन लॉ एक्शन में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इसकी रेमेडी है.